उत्तराखंड की विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास हो चुका है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूछते हैं कि अब काशी मथुरा के लिए कब तक इंतजार करेंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री अब की बार 400 पार की बात कर चुके हैं और अब आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के लिए 40 सीटों की बात कही है। इसीलिए राजनीतिक दस्तक देता सवाल है, तो क्या तीसरी पारी पक्की है? पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा। संसद के 2 सदन में लोकसभा चुनाव से पहले 48 घंटे के भीतर पहले 99 मिनट फिर 90 मिनट कुल 189 मिनट प्रधानमंत्री बोलते हैं। कुछ तंज, कुछ गुस्सा, इंडिया को किसने तबाह कर दिया, कुछ हंसी मजाक, कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे। कुछ आक्रामक बात, कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे, कुछ तथ्य, कभी इतिहास और कभी राजनीति के गणित के साथ विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए पहले प्रधानमंत्री ने बीजेपी एनडीए के लिए सीटों का लक्ष्य तय किया। एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है। सोमवार को 400 सीट पार का नारा देने के बाद कांग्रेस के लिए भी सीटों की संख्या पीएम मोदी ने तय कर दी। मैंने भी एक प्रार्थना की है और प्रार्थना तो कर सकते हैं और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। यानी इस तरह प्रधानमंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 543 सीटों का गणित अपने हिसाब से तय किया, जिसमें बीजेपी 370, बीजेपी के साथ ही कम से कम 30 से ज्यादा सीट, कांग्रेस 40 सीट, बाकी कांग्रेस के साथी और अन्य दल 100 सीट के भीतर सब। अनगिनत इतनी झूठी बातें उन्होंने कही। हम खुद को भी एक देश का एक प्रधानमंत्री होके इतने झूठ बोल रहे हैं, हमको खुद को शर्म आती है। और वो झूठ दबा के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं कि वो सच बने। दरअसल 2019 में 52 सीट जीतने वाली कांग्रेस के लिए इस बार 40 सीट का ही आंकड़ा पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के हवाले से दिया है। সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে, আজ তোমাদের এত অহংকার, বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো। प्रधानमंत्री आखिर क्यों प्रार्थना करने लगे कि कांग्रेस कम से कम 40 सीट तो बचा ले, और ऐसा है तो कांग्रेस का सीट घटने से बचाने वाला प्लान क्या है? पूरा राजनीतिक गणित आगे देखिए। कांग्रेस की 52 में से 50% ज्यादा सीटें दक्षिण के राज्यों से ही आई। तब क्या खुद के लिए 400 और कांग्रेस के लिए 40 का चक्रव्यूह रचा जाता देख देश में उत्तर दक्षिण की सियासी खाई चौड़ी की जाने लगी? सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है।
मोहब्बत की दुकान खोलने की यात्रा करते राहुल गांधी और उसी दुकान को आउट ऑफ वारंटी बताते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी की गारंटी का दौर है। नए भारत की घोर, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें खोजे अपनी ठोर। और उसी यही प्रधानमंत्री जब संसद में कांग्रेस को नया ठौर खोजने की नसीहत देते दिखे, दिल्ली में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार प्रदर्शन करते हैं। हाथ में जो पोस्टर है उस पर गौर करिए, लिखा है हमारा खून, हमारा पसीना, हमारा टैक्स, हमारा अधिकार। टैक्स को लेकर लड़ाई इन दिनों ऐसी तेज हुई कि सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि केरल की सरकार भी विरोध जता रही है। तमिलनाडु से डीएमके भी फंड पर प्रदर्शन करने वाली है। तब प्रधानमंत्री ने गुस्से में ये बात कही है। देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात है। देश को तोड़ने के लिए नए नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए। कर्नाटक सरकार की दलील है कि केंद्र से मिलने वाले फंड में उसकी हिस्सेदारी पहले से कम कर दी गई। कर्नाटक देश में दूसरे नंबर पर टैक्स इकट्ठा करने वाला राज्य है, लेकिन वाजिब हक न मिलने से राज्य का नुकसान हो रहा है। अगर हमने डिजास्टर रिलीफ के लिए पैसा दे दिए, ये कैसे एडवर्टाइजमेंट में जीरो डाल रहे हैं, वो एक बात है। दूसरा, स्पेशल ग्रांट इज नाउ अ मिराज। स्पेशल ग्रांट रिकमेंडेशन, फाइनल रिकमेंडेशन में ही नहीं था। सो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन जहां नहीं है उसको आप डाल रहे हो इधर। क्यों झूठ बोलता है मैडम? टैक्स पर देश तोड़ने की जो बात आई है उसके लिए जिम्मेदार हैं कर्नाटक के सांसद डीके सुरेश। हमें अपना पैसा चाहिए, चाहे वो जीएसटी हो, कस्टम हो या डायरेक्ट टैक्स के तौर पर हमें अपना उचित हिस्सा मिलना चाहिए। हम दक्षिण भारत के साथ हर स्तर पर अन्याय होता देख रहे हैं। कुल मिलाकर विकास के लिए हमारे हिस्से का पैसा उत्तर भारत में बंटा जा रहा है। हर मामले में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अगर हमने आने वाले दिनों में इसकी निंदा नहीं की तो हमें अलग देश की मांग रखनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी भाषा हम पर थोपी जा रही है। सवाल है कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से एक साथ अचानक टैक्स के मुद्दे पर उत्तर दक्षिण करने की वजह क्या है? दक्षिण में कर्नाटक वो इकलौता राज्य है जहां के 28 में से 25 लोकसभा सीट बीजेपी ने 2019 में जीती। लेकिन अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतकर कांग्रेस को अपने लिए उम्मीद नजर आती है। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस दक्षिण में गढ़ को और मजबूत करना चाहती है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो 52 सीटें देश में जीती, उनमें से 28 सीटें अकेले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना से ही आईं। इसीलिए यह आरोप लग रहा है कि दक्षिण से अपना विस्तार करने, सीटें बढ़ाने, बचाने और बीजेपी को रोकने के लिए टैक्स के मुद्दे पर दिल्ली तक प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के बीजेपी अगर कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों से टक्कर लेते हुए लगातार 2 चुनावों में अपनी सीट बढ़ा सकी है, तो इसकी एक बड़ी वजह पिछड़ों का बढ़ा हुआ वोट भी है। पिछड़ों के वोट पर ही 2024 की लड़ाई में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस बीजेपी को चुनौती दे रही है। तब आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर एक बड़ा वार किया। कहा है कि कांग्रेस तो पिछड़ों, दलितों की जन्मजात विरोधी है। इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है, न तो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने अपने 2 संबोधन में सबसे ज्यादा वार किया। कांग्रेस के सहयोगियों पर ज्यादा अटैक नहीं किया। क्या इसकी वजह ये कि बीजेपी चाहती है गठबंधन नहीं बल्कि कांग्रेस ही सामने दिखे, या फिर इसकी वजह कांग्रेस की तरफ से उठाया जाता पिछड़ों का मुद्दा भी है? प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे
पहले कहते थे मैं ओबीसी हूँ, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। क्या बीजेपी को इस बात की आशंका है कि देश में पिछड़ों का जो वोट 2014 से पहले तक कांग्रेस और क्षेत्रीय दल बीजेपी से ज्यादा पाते रहे, वो फिर से ना पा जाएं? ये पूरा चार्ट 4 लोकसभा चुनावों में पिछड़ों के वोट का हिसाब बताता है, जहां 1999 से 2009 तक कांग्रेस और क्षेत्रीय दल बीजेपी से ज्यादा ओबीसी वोट हासिल करते रहे, लेकिन 2014 से 2019 के बीच ओबीसी वोट शिफ्ट होकर बीजेपी के पास ज्यादा आने लगा। और तब प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू का एक कथन कोट करते हुए पढ़कर कांग्रेस को पिछड़ों का जन्मजात दुश्मन बताया। ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। पिछड़ों के वोट में कोई गिरावट ना आए, कहा जाता है इसीलिए बिहार में नीतीश कुमार के लिए बंद दरवाजे बीजेपी ने खोल दिए, जो बीजेपी संघ सरकार बनाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचे। गर्मजोशी से स्वागत होता दिखा। नीतीश भी अब पिछड़ों के वोट पर कांग्रेस के क्रेडिट लेने पर बीजेपी के पाले से ही जवाब दे रहे हैं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने ये काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो, डरते हैं एक्सरे से। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आप कास्ट सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए? आप बोलिए ना। हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए, पूरे असेंबली में, काउंसिल में, सब जगह हम ये बात कहते थे। कितने लोग किस काम को करेंगे वो सब मेरा किया हुआ है ना जी। तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है।